गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस एमसीक्यू में कहा गया है वोल्टेज और करंट का कर्व कुछ इस तरह का है इस सर्किट के लिए। तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स ई विल बी। इस सोर्स रेजिस्टेंस का, इस वोल्टेज सोर्स का आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखिए। इसका मतलब आपका कंप्लीट जो सर्किट है वो समवट लाइक दिस है। दिस इज योर 10 ओम रेजिस्टेंस और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके बैटरी सोर्स का ई का कुछ आर इस तरह से होगा। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये आ गया आपका वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में। तो हमसे इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट चीज़, इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है ये ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखिए कैसे रीड करते हैं। देखिए इस ग्राफ में हमें यहाँ पे कहा गया है ये आ गई आपकी करंट आई की लाइन। तो इस करंट की जब वैल्यू आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0 का मतलब कि आपका लोड यहाँ पे इस टाइम पे कोई कनेक्ट नहीं हुआ और आपकी यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, सर्किट करंट की वैल्यू दैट इज़ 0। तो जब आपकी सर्किट में करंट की वैल्यू 0 है उस टाइम पे आपका जो यहाँ पे वोल्टेज है V दैट इज़ इक्वल टू 100 वोल्ट्स। तो इस कर्व से आपका ये पॉइंट से ये पता चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट से फॉर I इक्वल टू 0 V इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अगर 100 वोल्ट डेवलप हो रहा है और आपकी I की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं क्रिएट होगा। ड्रॉप तभी बनेगा जब I की वैल्यू आएगी। सो दैट मीन्स आपकी E की वैल्यू भी इस टाइम पे 100 वोल्ट्स है। फॉर ओपन सर्किटेड केस आपका E इज इक्वल टू 100। इस कर्व को फर्दर स्टडी कीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ये वाला गिवन है फॉर I इक्वल टू 0.5। मतलब आपका सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है दैट मीन्स सर्किट आपका क्लोज हो चुका है, लोड आपका कनेक्टेड हो चुका है और अभी सर्किट की करंट आपकी I है 0.5 एम्पेयर। और उस टाइम पे आपको कहा गया है आपकी जो वोल्टेज है दैट इज़ 88 वोल्ट। आपकी वोल्टेज V इज़ गिवन टू बी 88 वोल्ट्स। तो ये आ गया आपका 88 वोल्ट्स व्हेन योर सर्किट इज़ क्लोज्ड और आपकी उस टाइम पे जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पेयर। तो देखिए ये सब चीज़ें थी हमें गिवन। फर्स्ट पॉइंट से हमने हमारी E की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पॉइंट से हमने हमारे सर्किट क्लोज में जब करंट फ्लो हो रही थी 0.5 एम्पेयर उस टाइम पे वोल्टेज 88 वोल्ट बन रही थी। सेकंड, इस पॉइंट की हमने इस तरह से यूटिलाइजेशन कर ली। I ले लिया 0.5 और उस टाइम पे V ले लिया 88 वोल्ट्स। तो अब देखिए अब इन सारी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम R की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इन मैथल काफ़ी ईजी रह गया। जो यहाँ पे मुश्किल पार्ट था वो था सिर्फ इस सर्किट को, इस ग्राफ को रीड करना। तो यहाँ पे R निकालने के लिए लूप एनालिसिस लगाइए। EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप कीजिए। EMF ले लीजिए सर्किट का 100 वोल्ट, देन वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आपका I इंटू आर प्लस I इंटू 10 ओम प्लस आपका वोल्टेज ड्रॉप जो लोड में बन रहा है, लोड के रेजिस्टेंस को ले लेते हैं RL। तो I इंटू RL ये आ गया आपका लोड का ड्रॉप। अगेन यहाँ पे लिखिए EMF 100 वोल्ट, I की वैल्यू इस टाइम पे हमें पता है 0.5, R कैलकुलेट करना है। अगेन आगे 0.5 इंटू 10 प्लस I इंटू RL। ये ड्रॉप जो आपका लोड में बन रहा है ये आप देख सकते हैं, ये आपको इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 88 वोल्ट्स। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 100 इक्वल टू 0.5 R प्लस 5 प्लस 88 0.5 R इज इक्वल टू 7 वोल्ट्स एंड R इज इक्वल टू 14 ओम्स। तो ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर 14 ओम्स। यहाँ जो सीखने वाली चीज़ थी इस एमसीक्यू में वो बस इस ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। फॉर I इक्वल टू 0 जो आपको वोल्टेज मिली वो आपकी ओपन सर्किटेड वोल्टेज थी, वो आपकी DC वोल्टेज थी। एंड देन जब आपका सर्किट क्लोज हो चुका होता, जब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है दैट मीन्स आपका सर्किट क्लोज है।
उस टाइम पे आपके यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन थी दैट वाज 88 वोल्ट्स। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने हमारा बैटरी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है वोल्टेज सोर्स हैविंग ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एन open circuit voltage of 150 volts and internal resistance of 75 ohms। तो इस वोल्टेज सोर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ज़रा देखिए। ओपन सर्किटेड वोल्टेज को यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से। वोल्टेज सोर्स में उसकी बैटरी वोल्टेज सोर्स की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। तो यह आ गया आपका ओपन सर्किटेड वोल्टेज आपकी बैटरी की, आपके वोल्टेज सोर्स की 150 वोल्ट्स, और यह आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी बैटरी का 75 ओम। और आपको कहा गया इसका इक्विवेलेंट, इस सोर्स का इक्विवेलेंट करंट सोर्स किस तरह का बनेगा बताइए। इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स कैसे बनेगा? सबसे पहले समझिए करंट सोर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए करंट सोर्स में ये आ गया आपका करंट सोर्स, और ये इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपके करंट सोर्स का, उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे पूछा हुआ इस वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना कर दें। तो देखिए कैसे बनेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, उसका वोल्टेज सोर्स का 75 ओम था, आपके करंट सोर्स का इक्विवेलेंट करंट सोर्स का भी इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम ही रहेगा, बस वहाँ पे सीरीज में था, यहाँ पे नीचे आपके करंट सोर्स में पैरेलल में आ जाएगा। देन अब बात आती है आपके करंट सोर्स की, करंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए कि आपके करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखिए। अगर आपके वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या करंट फ्लो होगी? दैट इज़ 2 एम्पेयर। 150 डिवाइडेड बाय 75 इज़ 2 एम्पेयर। तो ये आ गया आपके करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड 2 एम्पेयर। अब बात आती है कि आपके करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरह से या इस तरह से। मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, अब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके करंट सोर्स को, ये वोल्टेज सोर्स आपका जो करंट सप्लाई कर रहा था किस डायरेक्शन में कर रहा था? करंट सप्लाई अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी इक्विवेलेंट जो करंट सोर्स बनेगा उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी इस तरह से। सो ये आ गया आपका कंप्लीट करंट सोर्स। तो आंसर देखिए 2 एम्पेयर in parallel with 75 ohm. This is your equivalent current source. So C is your answer. चलिए अब नेक्स्ट MCQ देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ द लोड इम्पीडेंस ZL फॉर विच लोड कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। तो वो क्या रहेगी? सिंपली ZL शुड बी इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट। तो आपका लोड इम्पीडेंस होना चाहिए ZS कितना है आपका 30 + j40। तो आपका ZL होना चाहिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली ये साइन चेंज कर दीजिए। तो ये होनी चाहिए आपकी लोड इम्पीडेंस की वैल्यू फॉर ड्राइंग मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के केस में ऐसे सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि इस टाइम पे मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है या कंज्यूम हो रही है कुछ भी। तो मैक्सिमम पावर एक डिज़ायरेबल कंडीशन या डिज़ायरेबल स्टेट नहीं रहती। मैक्सिमम पावर डिलीवर हम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करते हैं उस टाइम पे एफिशिएंसी आपकी 50% हो जाती है, विच इज़ वेरी लो। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कभी भी पर्पस नहीं रहता। मैक्सिमम पावर डिलीवर करना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का पर्पस रहता है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर की जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी नहीं चाहेगा मैक्सिमम पावर डिलीवर करना। दिस थ्योरम इज़ बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। कम्युनिकेशन पर्पस में मैक्सिमम पावर डिलीवर करना हमारा पर्पस रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं। तो ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम पावर डिलीवर किस केस में किया जाता है? दैट इज़ इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के बारे में नहीं सोचते। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या रहेगा। ZL व्हेन इक्वल टू 30 - j40 आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो उस टाइम पे कंज्यूम हो रही होगी आपके लोड में। तो यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा है। ये आ गया आपका ZL का आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में निकाल लीजिए। पोलर फॉर्म में आपका Z का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √of 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 900
प्लस 1600 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2500 एंड दैट इज़ 50 ओम्स। तो आ गया ये आपका Z का मैग्नीट्यूड। आपके ऑप्शंस मैग्नीट्यूड में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए 50 ओम आपका आंसर है। सो आंसर इज़ A और B। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, ये जो आपका लोड इम्पिडेंस है ये पावर फैक्टर इसका लीड होगा या लैग होगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। आंसर इज़ आइदर A और B। तो देखिए आपका लोड इम्पिडेंस हमने कहा है 30 - j40। ये किस तरह का लोड है? आपका कैपेसिटिव लोड है। कैसे पता चलता है? इस साइन से -j40 मीन्स दिस पार्ट ऑफ इम्पिडेंस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपका इम्पिडेंस कुछ इस तरह से लिखा हो 30 + j40, ये प्लस j40 क्या बताता है? ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे -j40 है, दैट मीन्स हमारा इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग। सो योर आंसर इज A, 50 एट पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीडिंग, बिकॉज योर लोड इज कैपेसिटिव, दैट्स वाई 0.6 लीडिंग। चलिए हम नेक्स्ट MCQ देखिए। यहाँ पे आपको कहा गया है अ स्टोव एलिमेंट ड्रॉज 15 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट लाइन। मतलब जब आपकी वोल्टेज लाइन की 230 वोल्ट्स है, तो आपका उस टाइम पे जो एलिमेंट है, स्टोव है, बल्ब है, हीटर है, डजंट मैटर, जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट ड्रॉस 15 एम्पियर ऑफ करंट। तो आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो पहले देखिए 1 यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी को। इन अदर वे 1000 वाट आवर को हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सो द स्टैंडर्ड ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 1 किलोवाट आवर। तो अब आपसे पूछा गया 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, दैट मीन्स 1000 वाट्स कंज्यूम करने के लिए कितनी देर लगेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है? पावर इनटू टाइम। ये आ गया आपका E। आपको कहा गया है 1000 वाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम करने में कितनी देर लगेगी। पावर का क्या फॉर्मूला रहता है? I²R V²/R। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन सिंपली V और I गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो P सब्स्टिट्यूट कीजिए 230 × 15, और ये आ गया आपका T इन आवर्स। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम लगेगा आपका 1000 वाट आवर कंज्यूम होने में। सो आंसर विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 230 × 15। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया दैट इज़ P = VI एंड E = P × T। तो यहाँ से आपका T का आंसर आ जाएगा कट कटा के 0.29 आवर्स। सो योर ऑप्शन इज T। यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखने वाला है दैट इज़ P = VI, ये तो आपको पता ही है, एंड द अदर वन इज एनर्जी इज इक्वल टू P × T। तो चलिए अब ये MCQ देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सिंपली पहले I कैलकुलेट कीजिए सर्किट में, दैट इज़ I = 200 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R, दैट इज़ 14.5 ओम प्लस 25.5 ओम प्लस 60 ओम, and that turned out to be 200 divided by 100, and your I is सर्किट करंट इज 2 एम्पियर। तो ये आ गया आपकी सर्किट की करंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 14.5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या बन रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वोल्टेज ड्रॉप इज सिंपली इक्वल टू एस वी इज इक्वल टू आई आर, जस्ट लाइक दैट। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई आर, सेम बात ही है, वोल्टेज ही है। तो आपका यहाँ पे आई हमने कैलकुलेट किया है थ्रू दिस रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस है 14.5 ओम का। सो आंसर इज 29 वोल्ट्स। यहाँ पे ये 29 वोल्ट्स आंसर है। आपका ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ, योर ऑप्शन इज सी 29 वोल्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे यहाँ पे कहा गया फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इन 8 ओम रेजिस्टर इज। इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपसे करंट पूछी गई है, वोल्टेज आपको दी गई है 48 वोल्ट्स। तो ये भी एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आप सिंपली सर्किट को थोड़ा, अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसे थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये सर्किट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। चेंज करके आर्म्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, और
आपका जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। दिस इज़ योर 20 ohms, दिस इज़ 12 ohm एंड दिस इज़ 8 ohm रेजिस्टेंस, और ये आ गई आपकी वोल्टेज 48 वोल्ट्स। तो आपसे पूछा कि 8 ohm के थ्रू करंट क्या जा रही है। पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहेगी, 48 वोल्ट्स यहाँ बन रही है, 48 वोल्ट्स यहाँ बन रही होगी। तो सिंपली क्या करना है आपको, आई कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस 48 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर। तो आपकी यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है 48 वोल्ट्स है यहाँ पे वोल्टेज, तो आपकी जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 2.4 एम्पियर। सो बी इज योर आंसर।